Hello friend, welcome to my channel पढ़ लो यूपीएससी। आई होप ऑल आर यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑल द इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग ऑफ यूएनएफसीसी, ओके, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि कोप 1 से लेकर कोप 27 तक हम लोग कवर करेंगे। एंड दिस इज द पार्ट 1। ओके, पार्ट 1 में विल ट्राई टू कवर फ्रॉम कोप 1 टू कोप 10, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10 तक कवर करेंगे। दिस विल बी द पार्ट 1। Then from 11 we'll cover in part 2. So this topic is very important for your prelims point of view, and in whatever exam you are appearing for state exam or यूपीएससी के लिए, तो ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे वीडियो को, पूरे लेक्चर को, समझते हैं कैसे क्या क्या स्टार्ट हुआ क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो पहले बात करेंगे हम लोग कि ये इनिशिएटिव कब लिया गया। तो इट वाज इन 1972। सो इन 1972 में कॉन्फ्रेंस होता है, उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या होता है? ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस इन स्टॉकहोम। ये कहां पर? स्वीडन में, इन 1972। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं आज के समय में, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि वी शुड बी यूज रिसोर्सेज इन सच अ वे, इन सच अ वे सस्टेनेबल मैनर दैट कैन बी आल्सो अवेलेबल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो उस वो सारे कॉन्सेप्ट कहां से आए? ये सारे कॉन्सेप्ट आए आपके लॉन्ग हिस्ट्री यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन 1972। और ये कहां हुआ था? स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। दूसरी बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ह्यूमन इन्वायरमेंट वाज द यूनाइटेड नेशन फर्स्ट मेजर इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस। तो इसके पहले हम लोग बात करेंगे क्लब ऑफ रोम, जो एक थिंक टैंक है दैट पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ बुक का पब्लिश हुआ था। इस बुक में दिया गया था अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन अवेलेबल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन। तो पूरे वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं और पॉपुलेशन जिस रेट से इंक्रीज कर रहा, तो उस रेशियो से रिसोर्सेज का क्या इफेक्ट होगा, उस सारी चीजें लिमिट्स टू ग्रोथ में दिया गया था। एंड इट वाज दिस बुक वाज आल्सो पब्लिश्ड इन 1972। Now this Stockholm Declaration and Plan of Action were adopted by the conference, outlining the principle for the preservation and enhancement of human environment, as well as recommendation for the international environmental action. So 1972, you know, the time when a world was divided into two part, called a bipolar world, okay, where you know US and USSR are two superpower country। उस बीच में ये कॉन्फ्रेंस होता है where कंट्री वर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोर न्यूक्लियर वेपन्स। तो वहां से ये जो शिफ्ट होता है कंप्लीटली इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर, वो 1972 में कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कॉन्फ्रेंस की ये है कि हमारी जो देश की उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, शी वाज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। सो इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस आल्सो बिकेम द चैंपियन फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड। Okay, former Prime Minister of India, the late Indira Gandhi, was the only foreign head of the state to attend the conference। तो ये एक important fact है, जहां पर इंदिरा गांधी हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थी दैट टाइम, शी वाज आल्सो प्रेजेंट। और ये एक दिखाता कि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन था वर्ल्ड इन लेवल पे, वो किस तरह का था। मतलब कि इंडिया वाज रिप्रेजेंटिंग अ वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज बोर्न इन स्टॉकहोम, स्वीडन इन 1972, where it was discussed about the human environment and how we able to conserve the environment। okay, दूसरा हम बात करते हैं 20 इयर्स 1972 के बाद 20 इयर्स में 1992 में एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होता है जिसको हम लोग करते हैं अर्थ समिट। ओके, इट्स आल्सो कॉल्ड अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट that took place in Rio de Janeiro, Brazil in 1992, and it referred to as Rio Summit or the Earth Summit। ठीक है, तो 1992 में कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, जस्ट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1991 में हो जाता है। मींस जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो चेंज हो गया था यूनिपोलर वर्ल्ड में, वेयर यूएस इज ओनली सुपर पावर कंट्री। और उसके बाद एक साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस होता है वेयर वर्ल्ड आर टॉकिंग अबाउट फॉर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट की बात हो रही थी। इट वाज कन्वेंट टू डिस्कस अर्लियर रिलेटेड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ओके, डेवलपमेंट और एनवायरमेंट को किस तरह से बैलेंस किया जाए इसके ऊपर बात हो रही थी। दैट वर रिप्रेजेंटेड बाय 178 कंट्रीज इन दिस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अर्थ समिट वाज नॉट सेंटर्ड अराउंड अ सिंगल इशू। एक सिंगल इशू के बारे में बात नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि फोकस ऑन डेल्विंग आउट अ ब्रॉड प्लान हाउ टू अप्रोच एनवायरमेंट
इन फास्ट डेवलपिंग वर्ल्ड। क्योंकि 1987 में जस्ट 5 ईयर इसके पहले 97 ब्रंटलैंड रिपोर्ट आ गया था। ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने एक पब्लिश किया था रिपोर्ट, दैट इज आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात, एग्जाम में आ सकता है। आवर कॉमन फ्यूचर ब्रंटलैंड रिपोर्ट आया था, जिसमें ये बताया गया था कि डेवलपिंग वर्ल्ड में जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चल रहा है उससे वो सही नहीं है। मे बी इन फ्यूचर दैट विल काउज अ मोर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो डेवलपिंग वर्ल्ड में किस तरह से इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जाए, साथ में डेवलपमेंट के भी फोकस किया जाए, उसके ऊपर इस कॉन्फ्रेंस पे फोकस किया गया था। और साथ साथ इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजों पे बात की थी। फर्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फर्स्ट वन इज सीबीडी, कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सेकेंड इज अबाउट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्सेप्ट है यही बॉन्ड हुआ था। इट इज ऑल्सो द थर्ड इंपॉर्टेंट अबाउट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये 3 कॉन्फ्रेंस अर्थ समिट में हुआ था, इसको याद रखना है, ठीक है। और इसके जो आउटकम थे, की डॉक्यूमेंट दैट कम आउट ऑफ द रियो समिट आर कॉल्ड रियो डिक्लेरेशन अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। Agenda 21 means what are the challenges in front of 21st century about the environmental pollution, conservation of biodiversity and the forest principle के ऊपर बात की थी, means conservation and management, sustainable use management of forest all over the world। तो इन सारे चीजों के ऊपर बात की गई थी रियो अर्थ समिट में। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि जो आज हमारा टॉपिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मींस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज का जो कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है वो यहीं से स्टार्ट हुआ 1992 में, जिसमें चैलेंजेस थे कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज को कम किया जाए, ठीक है। बात करेंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है। तो व्हाट इज दिस UNFCCC? सो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज क्या है? इट सेट आउट द बेसिक लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल्स फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज cooperation with the aim of stabilizing atmospheric concentration of greenhouse gases to avoid dangerous anthropogenic interference with the climate system। तो UNFCCC क्या? It is a legal framework and it set out the principle, okay, international climate change cooperation, where a developing country and developed country both will join hand together and they able to achieve a target। टारगेट क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस का जो कंसंट्रेशन है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वाले फेनोमेना हो रहे हैं, उसको कम करना है। एंड इन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल दैट वाज साइंड इन 1997। तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो यूएनएफसीसी में ये तय हो गया कि हम हर साल एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग को ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा गया, ठीक है, कोप कहा गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा गया, जिसमें यह डिस्कस किया गया कि हमें क्या एक्शन लेना है टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। ओके, दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर व्हाट इज कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता क्या है। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग है, इट इज अ सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या? इट इज अ सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। Every year this all the member of the United Nation Framework Convention Climate Change एक जगह मीटिंग होती है और उस मीटिंग को हम लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। Now all states that are party of the convention are represented at the COP, at which they review the implementation of the convention and any other legal instrument that the COP adopt and take decision necessary to promote the effective implementation of convention, including institutional and administrative arrangement। तो ये कॉप जो मीटिंग होती है, कॉप मीटिंग में वो सारी बातों पे डिस्कस किया जाता है जो इसके पहले की मीटिंग में जो डिस्कशन जो प्लेजेस और जो कमिटमेंट किया गया था कि आने वाले साल में हम लोग ये सारे टारगेट अचीव करेंगे, उसमें इसका डिस्कशन होता है कि कितना टारगेट अचीव हुआ है एंड दे सेट द टारगेट फॉर द फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर में क्या हमें एक्शन लेना, उसके लिए भी यहाँ पर इस मीटिंग में डिस्कशन होता है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसी कहते हैं, एनुअल मीटिंग जो होते हैं सारे मेंबर ऑफ UNFCCC का, ठीक है। अब बात करते हैं जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था वो कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ था 1995 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने कभी कभी पूछ देता वेयर वाज द फर्स्ट कोप समिट कहाँ हुआ था? फर्स्ट हुआ था बर्लिन 1995 में। और ये वही बर्लिन है जो कि कोल्ड वॉर एरा में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, दैट डिवाइड इनटू ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन। ओके, वेस्ट बर्लिन रिप्रेजेंट कैपिटलिज्म, ईस्ट बर्लिन रिप्रेजेंट सोशलिज्म। ओके, वो वाली बात वो वही बर्लिन है जो कैपिटल ऑफ जर्मनी है ना। इसमें क्या हम लोग बात करें, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज इन बर्लिन फ्रॉम 28 March 7 April 1995। In this historic city that was once the symbol of Cold War division between East and West, delegates from 117 parties and 53 observer states
found that all the Berlin has fallen, the wall that divided the parties to the convention still remain. So Berlin Wall जो था that was collapsed in 1989, okay, और 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करते हैं। लेकिन एक जो डिवीजन था आपका ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में, वेस्ट बर्लिन रिप्रेजेंट कैपिटलिज्म और ईस्ट बर्लिन रिप्रेजेंट सोशलिज्म, वो डिवीजन का कहीं ना कहीं इस फर्स्ट मीटिंग में देखा गया था। आज भी मतलब वहां पर भी जो ईस्ट बर्लिन के जो कंट्रीज थे और ईस्टर्न यूरोपियन जो थे, दे वर नॉट पार्टिसिपेटेड एज फुल पोटेंशियल, वो नहीं चाहते थे कि they were be the part of this conference. The result is mandated to begin a process towards appropriate action for the period between 2000, और इसमें ये कहा गया कि जो 2000 के बाद हमें क्या एक्शन लेना है to fight against the climate change, including the strengthening of the commitment of Annex 1 party. So Annex 1 party क्या है? Annex 1 party means including those countries, okay, that represent as a developed country. डेवलप कंट्री जो है, ठीक है, जो कि काफी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, उनको क्या कमिटमेंट लेना चाहिए 2000 के बाद से, अपने एक्शन उनका क्या होना चाहिए टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। नाउ एग्रीमेंट दैट द परमानेंट सेक्रेटरीट शुड बी लोकेटेड इन बोन आल्सो, इसी में डिसाइड किया द परमानेंट सेक्रेटरीट का जो लोकेशन है उसको बोन शिफ्ट किया जाए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, किस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था, तो इट वाज इन कोप 1 बर्लिन 1995। दूसरी बात करेंगे, दूसरा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग हुआ था वो हुआ था 1996 में, कहा हुआ था? जिनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। नाउ द सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क मेट इन जिनेवा 8 to 9 जुलाई 1996. Now the COP concluded that noting the Geneva Declaration. Okay, what is Geneva Declaration? Which endorses the IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि एक आपको पब्लिश करता है रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट को कलेक्ट करके अपना एक रिपोर्ट बनाता है। इट जस्ट गिव अ वार्निंग टू द वर्ल्ड कि वी विल नॉट टेक अ प्रॉपर एक्शन, तो आगे के समय क्या होने वाला, क्लाइमेट चेंज के से क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, उन सारी चीजों को आईपीसीसी बताता है। इट कंक्लूजन कॉल फॉर लीगली बाइंडिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो जिनेवा डिक्लेरेशन में कहा कि जो आईपीसीसी का जो कंक्लूजन रिपोर्ट है और उसके अकॉर्डिंग एक लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, जो भी एक्शन होना चाहिए वो बाइंडिंग होना चाहिए सारे कंट्री में, ताकि हमें ग्रीन हाउस गैस को जितना से कम यूज कर सके। यूज ऑफ द फर्स्ट टाइम इज सपोर्टेड यूज फॉर द यूएस, ओके, यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम सपोर्टेड लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट टू फुलफिल द बर्लिन मैंडेट, और उस समय यूनाइटेड स्टेट ने इसको फर्स्ट टाइम सपोर्ट भी किया कि यस इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक एक्शन, ज्वाइंट एक्शन टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करते हैं कोप 3 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, जो हम लोग इंपॉर्टेंट है, आप जब भी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करोगे तो ये जरूर डिस्कशन में आता है। जापान में है, क्योटो प्लेस इन जापान एंड दैट इज वाज इन 1997। सो क्योटो प्रोटोकॉल इज फेमस, अभी के टाइम में जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे टाइम क्वेश्चन पूछा गया इससे। सो क्योटो प्रोटोकॉल वाज एडॉप्टेड इन क्योटो जापान इन 1997 and came into force in 2005. Remember, it was in 1997 में ये बेसिकली अडॉप्ट किया गया था, लेकिन ये फोर्स कब आया? 2005 में आया। इसमें इसका मेन एम क्या था? इट एम्ड कटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन अक्रॉस द डेवलप्ड वर्ल्ड बाय अबाउट 5% बाय 2012 कंपेयर्ड विद 1990s लेवल। याद रहे, यहाँ पर डेवलप्ड वर्ल्ड के बारे में बात किया था। डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, यूएस, यूरोपियन यूनियन के कुछ ऐसे कंट्रीज है जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहां पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, उनको ये बाइंडिंग दिया गया था, दे कैन रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस कमीशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ओके, बाय 2012, 5% बाय 2012। इसका मतलब इसका फर्स्ट कमिटमेंट जो पीरियड था दैट वाज स्टार्ट फ्रॉम 2005 टू 2012, और सेकेंड कमिटमेंट 2012 टू 2020, ठीक है, ये सेकेंड कमिटमेंट स्टार्ट हुआ था। सो इट वाज डेवलप वर्ल्ड को दिया गया कि दिस इज द बाइंडिंग। और सीबीडीआर का जो आपको कॉन्सेप्ट पता है, सीबीडीआर कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन यहाँ पर एटमॉस्फेयर हो गया, और बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस डेवलप्ड कंट्री शुड गिवन मोर प्रायोरिटी for to take action and fight against the climate change as compared to developing country. Developing country like India, China, they are still their major focus on removing poverty, industrial development वहां पर हुआ नहीं है, तो ये कंट्री ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये डेवलप्ड कंट्री है जहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल बेस्ड किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इज द ओनली ग्लोबल ट्रीटी विद बाइंडिंग लिमिट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ना इसके अंदर कुछ गैस को टारगेट किया जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है, देन सल्फर SF6 आता है, मीथेन आता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन,
nitrous oxide and perfluorocarbon. These are the perfluorocarbon PFC. These are the some important gas were targeted under the Kyoto Protocol. Now, India ratified the protocol in 2002. Okay, US never ratified it and Canada withdrew it from 2012. तो हम लोग यूएसए का देखेंगे किस तरह से, जैसे कि COP2 में यूएसए ने फर्स्ट टाइम सपोर्ट किया कि यस वी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि यूएस विड्रॉ कर दिया, यूएस इज नॉट सपोर्टेड दिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। और इसी कॉन्फ्रेंस में क्योटो प्रोटोकॉल में जो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज हुआ था वो एनेक्स 1, एनेक्स 2, नॉन एनेक्स 1, एनेक्स बी एंड लिस्ट डेवलप कंट्रीज। सो यहाँ पर जो एनेक्स 1 है ऑल यूरोपियन कंट्रीज, ओके यूएस कंट्रीज, दैट विल बी गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनेक्स 2 भी सब पार्ट एनेक्स 1 में है। नॉन एनेक्स में वो सारे कंट्री जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में आते हैं, that will be the part of non-annex. Annex B में countries like India and China, that is the developing countries, जिन पे कोई binding target नहीं दिया गया है, and least developed countries they will still have a very poor economic conditions. तो वो सारी country will not be a given legal binding. ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 4th मीटिंग हुआ था वो 1998 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ब्यूनस आयरेस में हुआ था, दैट इज इन अर्जेंटीना। तो लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या हुआ था? इट हैड बीन एक्सपेक्टेड दैट द रिमेनिंग इश्यूज unresolved in Kyoto would be finalized at this meeting. तो what was the unresolved issues जो कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में डिबेट था। डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में डिबेट था कि who will give a financial assistance to a developing country to fight against the climate change। वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। तो इसमें लगा कि COP4 में ये सारे इश्यूज को सॉल्व किया जाएगा। However, the complexity and difficulty to finding agreement on this issue proved insurmountable, and instead of parties adopted a 2-year plan of action to advance the effort and devise mechanisms for implementing the Kyoto Protocol to be completed by 2000. Okay, इसमें दिया 2 year का एक plan of action को adopt किया गया कि how they will be able to take action for the next 2 year और Kyoto Protocol किस तरह से implement किया जाएगा। During the COP4 meeting में हुआ, अर्जेंटीना and कजाकिस्तान express their commitment to take on the greenhouse gas emission reduction obligation, the first 2 non-annex country to do so. तो अर्जेंटीना एंड कजाकिस्तान ऐसे कंट्री थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना ऑब्लिगेशन दिखाया कि दे शुड नॉट बी, दे नॉट अलाउड टू बी बाइंडिंग, उनको बाइंडिंग नहीं होना चाहिए फॉर द रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, तो COP4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस वाज इन अर्जेंटीना में हुआ जहां पर प्लान ऑफ एक्शन लिया गया 2 years का कि हाउ टू इंप्लीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल। फिर बात करेंगे COP5 1999 में हुआ जो कि बोन जर्मनी में हुआ। ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि एज द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज बैटर्ड बाय द वर्स्ट साइक्लोन। तो इंडिया में उस समय 1999 में एक साइक्लोन आया था जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया काफी इफेक्टेड हुआ था, काफी डिजास्टरस साइक्लोन था ये। एंड कैम्बोडिया एंड वियतनाम फेस द वर्स्ट फ्लडिंग इन डिकेड्स। तो उस समय ये बात बिल्कुल क्लियर हुई थी, क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं वो विजिबल होने लगे थे। एंड दिस लिस्ट कहेंगे डेवलपिंग कंट्रीज आर मोर वल्नरेबल। क्लाइमेट चेंज से जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा वो अफेक्टेड होने वाले थे। तो इसके लिए एक सीरियस एक्शन की रिक्वायरमेंट थी टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। The government from across the world were at the meeting in the Bonn carefully negotiating way to wriggle out the commitments to control climate change। तो यहाँ पर एक नेगोशिएशन हो रहा था डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में कि चलो कुछ ना कुछ ऐसा एग्रीमेंट आ जाए जिससे कि डेवलप कंट्री लाइक यूएस शुड आल्सो सपोर्ट, ओके यूएस का भी सपोर्ट आना शुरू हो जाए और यूएस भी इसमें अदर कंट्रीज शुड बी आल्सो कोऑपरेट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। सो इट अगेन इन दिस मीटिंग में कोई डेडलॉक ही रहा, कोई डिसीजन पे आया नहीं। So that's why no real decision were be taken and COP5 was only meant to pave the way for COP6 in 2000। मतलब कि इसमें यही बात होगी नेक्स्ट COP मीटिंग होगा तो उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि नेगोशिएशन आ जाए। फिर COP6 2000 द हेग नीदरलैंड में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? हाई लेवल नेगोशिएशन ओवर द मेजर पॉलिटिकल इश्यूज। अब यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए जो नेगोशिएशन था वो काफी मतलब जोरदार था। यहाँ पर लोग चाह रहे थे कि कंट्रीज लीडर चाह रहे कि कैसे भी करके एक सोल्यूशन आया जाए। And United States proposal to allow credit to carbon sinks in forest and agriculture land that would satisfy a major proportion of US emission reduction in this way। So United States proposal, इन्होंने क्या proposal दिया कि कार्बन सिंक क्या कहते हैं? जैसे कि if we will increase the forest cover and agriculture land so it will absorb the atmospheric carbon dioxide। तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा है उसको कहीं ना कहीं
अगर ज्यादा फॉरेस्ट लैंड को बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा, दे विल बी एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस कार्बन सिंक कहते हैं, जो कि एज अ बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। डिसएग्रीमेंट ओवर कंसिक्वेंस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस कंट्रीज दैट डिड नॉट मीट देयर एमिशन रिडक्शन टारगेट। और यहाँ पर सबसे बड़ा चीज डिसएग्रीमेंट इस बात पे हुआ कि जो कंट्रीज लाइक डेवलपिंग कंट्रीज को दिया गया कि इनको टारगेट नहीं है, इनको मतलब इनको कोई बाइंडिंग नहीं है कि ये ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करे, तो उस पर डिसएग्रीमेंट हुआ कि यूएस ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, एवरी कंट्री शुड बी पार्टिसिपेट एंड एवरी कंट्री शुड टेक एक्शन। So difficulty in resolving how developing country could obtain financial assistance to deal with adverse effect of climate change and meet their obligation to plan for measuring and possibly reducing greenhouse gas emission. So it was very difficult to resolving how developing country could obtain financial assistance from a developed country और किस तरह से क्लाइमेट चेंज को फाइट करे, ठीक है। क्लाइमेट, क्योंकि उनके पास प्रायोरिटी ऑलरेडी बहुत इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट थी, अभी अभी इकोनॉमी तो वहां पे स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पर मोर प्रायोरिटी क्या था, गरीबी हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, डिस्पैरिटीज को कम करना, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट area where this developing country are focusing. So Jan Prong, the president of the COP6, suspended COP6 विदाउट एग्रीमेंट। इसमें भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। कोप 6 में भी वही बातचीत हो गई कि डेवलपमेंट कौन किसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, और यही मीटिंग में था जो कि यूएस के प्रेसिडेंट उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, ही रिजेक्टेड द क्योटो प्रोटोकॉल। उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल को रिजेक्ट किया इन मार्च 2001। एज अ रिजल्ट यूनाइटेड स्टेट डेलीगेशन टू दिस मीटिंग डिक्लाइंड द पार्टिसिपेट in the negotiation related to the protocol and choose to take a role of observer at the meeting। और यहाँ पर यूएस ने फर्स्ट टाइम एक एक्टिव पार्टिसिपेशन से, एक्टिव मेंबर पार्टिसिपेशन से रोल अपना हटाकर एज अ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब है कि आप बस ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या मीटिंग में हो रही है, आप मींस यू आर नॉट द पार्ट। तो वहां पर यूएस ने फर्स्ट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्योटो प्रोटोकॉल को रिजेक्ट किया, बोला कि इट शुड नॉट बी गिवन ओनली टारगेट टू डेवलप्ड कंट्री, इट शुड बी गिवन टारगेट टू डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना। उनको भी मिलना चाहिए, तभी जाकर ये हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हम लोग फाइट कर सकते हैं। बात करते हैं कोप 7 2001 में हुआ, दिस इज माराकेश और मोरक्को। देखिए माराकेश कहाँ, मोरक्को में है, ठीक है, और इसी को कहते हैं माराकेश अकॉर्ड साइन हुआ, ठीक है। व्हाट इज माराकेश अकॉर्ड? इट इज सेट ऑफ एग्रीमेंट रीच द 7th कॉन्फ्रेंस of the party to United Nations Framework Convention on Climate Change, rules of meeting the target set out in the Kyoto Protocol। अब क्योटो प्रोटोकॉल में क्या टारगेट सेट करना है उसके ऊपर ये बात यहाँ पर मीटिंग पे बात हुई, ठीक है। द डेट ऑफ द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 was put forward a target to bring the Kyoto Protocol into force। और यहाँ पे वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइज किया गया कि 2002 में अगस्त सितंबर में एक वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, जहां पर क्योटो प्रोटोकॉल के वहां पर क्योटो प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट किया जाएगा, केम इनटू फोर्स, उसको लाया जाएगा। एंड दैट वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज टू लॉन्च इन जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका। तो ये लोकेशन आप याद रखो कहां पर स्टार्ट हुआ, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में इसको डिसाइड किया गया कोप 7 में, ठीक है। कोप 8 जो हुआ हमारे कंट्री इंडिया में हुआ, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ। कोप 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुआ था। सो कोप 8 2002 इन न्यू दिल्ली इंडिया, ओके, एंड अडॉप्टेड द दिल्ली मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं उस समय हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, यू रिप्रेजेंट द मीटिंग, ओके। और इसमें जो अडॉप्ट किया गया वो क्या था, दिल्ली मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन। इसका क्या था, इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट नीड टू पुअरेस्ट कंट्रीज एंड नीड फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। ये पे सबसे पहली बात हुई कि जो पुअरेस्ट कंट्रीज है उनको डेवलपमेंट कराना जरूरी है, एंड देयर शुड बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देना चाहिए, ताकि मिटिगेटिंग दैट शुड बी हेल्प इन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज। मतलब यू कैन यूज सम न्यू टेक्नोलॉजी दैट विल लाइक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां पर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को इंस्टॉल किया जाए लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सो दैट कि कंट्री शुड प्रोड्यूस उसका जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की सिक्योरिटी, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है दैट फुलफिल फ्रॉम यूजिंग अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ द क्योटो प्रोटोकॉल could enter into force once it was ratified by 55 कंट्री। तो इसमें था कि 55 कंट्री अगर रेटिफाइड करेंगे, साइन करेंगे, तभी जाकर ये क्योटो प्रोटोकॉल एक्शन में आएगा, इंक्लूडिंग द कंट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर 55% ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड 1990 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल क्यों इतना दिन तक डिले रहा, क्यों अटका रहा, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा चीज था कि 55 कंट्री का साइन चाहिए था, एंड ऑल कंट्रीज जो है जो 55% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं 1990 के एज पर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग,
ठीक है। नाउ द कोप 8 वाज मार्क द रसिया हेजिटेशन स्टेटिंग दैट इट नीड मोर टाइम टू थिंक ओवर इट। और कोप 8 में रसिया ने कहा कि आई विल टेक मोर टाइम टू थिंक अबाउट वेदर वी शुड बी पार्टिसिपेट इन क्योटो प्रोटोकॉल, और हमें बाइंडिंग होना चाहिए कि नहीं, उसके लिए वो और ज्यादा समय लगे। तो इसलिए भी कहते हैं 2002 जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था, उसमें भी कोई एक प्रॉपर कमिटमेंट और प्रॉपर कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। ठीक है। कोप 9 2003 में हुआ। ठीक है। मिलन इटली में हुआ। द पार्टी एग्री टू यूज एडाप्टेशन फंड एस्टैब्लिश ए कोप 7 in 2001, primarily in supporting the developing country better adapt to climate change. So party agreed to adaptation fund के ऊपर adaptation के लिए agreement हुआ कि चलो agreement लेते हैं adaptation fund में, जहां पर developing countries को यहाँ पर fund transfer किया जाएगा for better adapt to the climate change. Okay, they able to fight against the climate change. Okay, the fund would also be used for capacity building through technology transfer. यहाँ पर technology transfer की बात की गई कि we will transfer technology so that a developing country will use more technology to fight against the climate change. At the COP9, the party also agreed to review the first national report submitted by 110 national and non-Annex 1 country. और COP9 में ये भी agreed हुआ कि review the first national report submitted by 110 नॉन एनेक्स 1 कंट्री, मतलब जितने भी डेवलपिंग कंट्री थे उनका जो रिपोर्ट था उसको स्टडी करना, रिव्यू करना कि उनके पास क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या उनको बाइंडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सारी चीजों पे कोप 9 में बात हुई। और यहाँ पर बात करें कोप 10 2004 में हुआ था ब्यूनस एयर्स में, फिर से अर्जेंटीना में हुआ। ठीक है। हम लोग लास्ट 10 जो मीटिंग हुआ उसमें 2 बार ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में हो चुका है, ये 10th वाला भी था। So COP10 discussed the progress made since the first conference of the party 10 years ago and future challenges. तो इसमें 10 साल में हम लोगों ने क्या एग्रीमेंट साइन किया, क्या है, क्या कंक्लूजन पे पहुंचे जब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो जो लास्ट 10 कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुआ तो उसमें हमने क्या अचीव किया, उस सब चीज पे हम लोग ये इस कॉन्फ्रेंस में बात हुआ। इट्स फ्यूचर चैलेंजेस विद स्पेशल एम्फासिस ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। सो मिटिगेशन और एडेप्टेशन के ऊपर बात किया। मींस मिटिगेशन मींस वी शुड यूज सम टेक्नोलॉजी, और एडेप्टेशन मींस हाउ टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, लाइक ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को यूज करना, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इरिगेशन में फोकस करना। ठीक है। दिस आर द सम न्यू मेथड फॉर फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन। टू प्रमोट डेवलपिंग कंट्री बेटर अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज, Buenos Aires plan of action was adopted. So Buenos Aires plan of action was adopted for the focus on developing country, how developing country adopt this climate change. Now the party also began discussing the post Kyoto mechanism. अब यहाँ पर ये भी हो गया post Kyoto mechanism, उसके बाद जिसके फर्स्ट कमिटमेंट जो स्टार्ट हुआ था 2005 से लेकर 2012 का था, इसके बाद क्या होगा उसके ऊपर भी फोकस करना शुरू हुआ। एंड हाउ टू एलोकेट द इमिशन रिडक्शन ऑब्लिगेशन following 2012 when the first commitment periods end. जो 2012 में फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड एंड होगा तो उसके बाद क्या टारगेट डेवलपिंग कंट्री को देना है या नहीं देना है, या अगेन डेवलप कंट्री को ही ज्यादा फोकस रखना है। ओके, सो दिस वाज डिस्कस इन 2004 ओके इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10 मीटिंग। ओके, तो अभी तक हम लोग ने 10 मीटिंग किया है। ठीक है। और उसके बाद 11 to 20 आई विल कवर इन next video. So please subscribe, and thanks for watching this video. Please subscribe this channel so that I will create one more or two more videos on conference of party. Okay, thank you everybody. Goodbye.